हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में और एक और दिन के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स हैं अभी, ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं एंड अखबार पढ़ने में हम श्योर हेल्प हो रही होगी। मेंस का भी करंट अफेयर्स है, ठीक ठाक अच्छे खासे वहाँ पे कमेंट्स एंड व्यूज़ आ रहे हैं। थोड़ा और अपने आप को वहाँ पुश करो, कुछ नया नया शेयर भी करो, ठीक है। जैसे लेट्स से कि हम जो यहाँ न्यूज़ कवर कर रहे हैं उसके बियॉन्ड अगर तुम्हें लगता है कोई ऐसी अच्छी खबर है तो वहाँ प्लीज़ वहाँ डालो ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो कुछ कलेक्टिव सा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ओके। तो बिफोर वी प्रोसीड, हमारे वही जो कुछ कोर्सेज चल रहे हैं फ्री, एंड आपको पता है जो फ्री कोर्सेज में जो आपको जो अभी आप जैसे सुन रहे हैं ये है अपना प्रीलिम से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स। मेंस का करंट अफेयर्स भी आएगा। क्विक रिवीजन में बहुत से बच्चे जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए वहाँ पर क्विक रिवीजन चल रही है एंड प्री मिक्स में आपको पता है कि 5 सवाल दिए जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको सुबह शाम तो जो जीएस के लेक्चर्स मिल ही रहे हैं। एंड देन वीकली में आपको CSAT, RSTV, फ्रंटलाइन, EPW, मेंस, सोशोलॉजी ये सब कुछ कवर किया जा रहा है। उसके सिवा पेड कोर्सेज हैं। आज हमारे जैसे पेड कोर्सेज में एसए का इनिशिएटिव शुरू हो चुका है, तो एसए के इनिशिएटिव में आप उसको अभी एनरोल भी कर सकते हैं। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है वो। वहाँ पे कुछ क्लासेज होंगी, 5 क्लासेज एंड 2 एसेज आपके इवैल्यूएट किए जाएंगे। बाकी जो पंजाब पीसीएस का मेंस का बैच भी चल रहा है, आप जाके सभी कुछ ही हमारी जो वेबसाइट है sleepyclasses.com के अगर आगे आप टेस्ट सीरीज लगा दें, testseries.sleepyclasses.com, बहुत से कोर्सेज फ्री एंड पेड सभी विद PDF एटसेट्रा वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जाके उनको जो बेस्ट जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कल हमने एक्सप्लॉइट पे बहुत डिस्कशन की थी, व्हाट डज एक्सप्लॉइट मीन, ठीक है, हमने किया था मेंस वाले में, ओके, ठीक है। यूज़ कीजिए, बेस्ट रिसोर्सेज हैं तो बेस्ट रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कीजिए। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में आज देखो हिंदू में बहुत ही मज़ेदार एक चीज़ समझाई गई। बहुत से आर्टिकल्स हैं वहाँ मिक्स करके एक ही खबर में आपको मैं बता रहा हूँ कि जो केरला में जो कैलामिटी हुई है उसके बारे में, कि उसको सिवियर नेचर का घोषित कर दिया गया है। कि सिवियर नेचर होता क्या है ये आपको मैं पूरा समझाने की ट्राई करता हूँ, मेंस में भी आपको काम आएगा। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, उसने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये सिवियर नेचर की एक कैलामिटी थी। अब देखो जैसे ऐसे कि अब जो ऐसे हम कह रहे थे, जैसे आपको अखबारों में पढ़ते हो, न्यूज़ में सुनते हो कि नेशनल कैलामिटी घोषित कर देना चाहिए। वो कह रहे हैं ऐसे कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, नेशनल कैलामिटी नामक कोई लीगल चीज़ नहीं है। जो लीगल चीज़ जो लॉ में लिखी है, जो हमारे एक्ट में लिखी है डिजास्टर वाले, वो क्या है, सिवियर की नहीं, ठीक है। आगे समझाता हूँ आपको मैं। तो देखो अभी एक हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स अपने जो फंड से, वहाँ पे SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, तो उसके थ्रू अपना पैसा देती हैं एंड अकॉर्डिंग डिजास्टर के रिलीफ के लिए आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने भी कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, आप सभी लोग कंट्रीब्यूट कीजिए। दैट इज व्हाट मेक्स अस इंडियंस, नो, हम सभी एक दूसरे की हेल्प के लिए अवेलेबल, ओके। देन अब सिर्फ अगर जो सिवियर नेचर की अगर आपको कॉम्पनसेशन, अगर आपको वहाँ चाहिए एडिशनल असिस्टेंस चाहिए, तो नेशनल डिजास्टर जो रिस्पांस फंड से अगर चाहिए तो सिवियर नेचर का वहाँ पर घोषित करना जरूरी है। अदरवाइज सेंट्रल असिस्टेंस वहाँ नहीं मिल पाएगी जो NDRF से, ठीक है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है। अब जो नेशनल डिजास्टर जो रिस्पांस फंड है, इसका पैसा कहाँ से आता है? ये एक स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है, कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी लगाई जाती है। किस पर? पान मसाला पर, च्यूइंग टोबैको, सिगरेट्स पर। तो एक स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है एंड अकॉर्डिंगली बजट से भी प्रोविजन दी जाती हैं जब चाहिए हो, जब रिक्वायरमेंट हो। तो जो नेशनल, ताकि कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी के थ्रू फंड हमारा चलता रहे एंड इसी फंड के थ्रू जो सिवियर नेचर के हमारे जो कैलामिटी होती हैं वहाँ पर सेंटर से पैसा जाता है। अदरवाइज हमारे पास जो स्टेट के डिजास्टर रिस्पांस के को लेके हमारे पास फंड्स हैं, वहाँ से पैसा जाएगा। अब अदरवाइज इंडिविजुअल्स को भी इनकरेज किया जाता है कि वो NDRF में कंट्रीब्यूट करें, लेकिन सरकार हमारी बताती है हमारी रिपोर्ट्स में कि इतना कुछ खास अभी यहाँ पर पैसे नहीं इकट्ठे होते उसके थ्रू। एंड देन जो हमारे पास जो स्टेट का जो फंड है, हमारा जो स्टेट का फंड है, वो पैसा कहाँ से आता है? कुछ उसमें यूनियन कंट्रीब्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट करती है। जो हमारी जो नॉर्मल जो जनरल स्टेट्स हैं, ठीक है, 75-25 रेशो में होता है, 75 सेंटर का, 25 स्टेट डालती है उसमें। एंड बाकी जो हमारे पास स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वहाँ पे 90-10 है, सेंटर 90 देगा एंड 10 स्टेट का, ठीक है। मान लो अगर 100 करोड़ का फंड है तो 90 सेंटर देगा एंड 10 स्टेट। एंड अदरवाइज जनरल कैटेगरी स्टेट में 75 जो जनरल यूनियन एंड 25 स्टेट, ठीक है। तो ये SDRF इस तरह से बनता है। तो ये आपने बात अब पता लगी। आगे और भी न्यूज़ थी, हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया आपके लिए। तो वो कहते हैं जो हमारा केरला वाला जो फंड था, जो केरला वाला जो डिजास्टर है उसको L3 लेवल का घोषित किया गया है। L3 हाईएस्ट डिजास्टर कैटेगराइजेशन है। जैसे सबसे जो बेसिक वाली L0, देन L1, देन L2 एंड L3, ठीक है, L3 घोषित किया गया है।
एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर बहुत सारा जो सामान है NCMC ने इसको बोला है कि वहाँ पे सामान जो वहाँ पे जो राहत सामग्री वगैरह पहुँचा दी गई है। NCMC PIB वाले वीडियो में सर ने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो L0, L1, L2, L3 की बात हो रही है, ये लेवल ऑफ डिजास्टर है एंड अकॉर्डिंगली कि कौन सी अथॉरिटीज़ इनसे डील कर सकती हैं। छोटे वाले डिजास्टर जो बिल्कुल कम्युनिटी लेवल हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं या डिस्ट्रिक्ट को पार कर गए स्टेट लेवल हैं या फिर स्टेट को पार कर गए, अब जो सेंटर की असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली L0, L1, L2, L3 कैटेगराइज हैं। L0 बिल्कुल बेसिक वाला होता है जहाँ पे कम्युनिटी टाइप ही उसको डील करने के लिए काबिल है, जो सर्च रेस्क्यू वगैरह के लिए लोगों को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, बिल्कुल प्लानिंग इनिशियल स्टेज है ये। L0 डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। L2 थोड़ा सा हायर लेवल का होता है जहां पर स्टेट की पार्टिसिपेशन चाहिए एंड जो स्टेट लेवल रिसोर्सेज मोबिलाइज करने पड़ेंगे, थोड़ा स्टेट लेवल, ठीक है, ये L2 को स्टेट लेवल। एंड देन L3 ये बिल्कुल लार्ज स्केल डिजास्टर है, यहाँ पे सेंट्रल असिस्टेंस के बिना काम नहीं चलेगा, तो केरला डिजास्टर हैज बीन टर्म्ड एज L3। तो आपको ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है L0, L1, L2, L3 सबसे ज़्यादा बड़ा डिजास्टर कौन सा है, ऐसा भी है ना। तो सिंपली क्योंकि जैसे अगर रैंक देखें रैंक वाइज, तो रैंक 1 इज द टॉप रैंक, थोड़ा ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, L3 इज द हाईएस्ट डिजास्टर, इट इज नॉट द L0, L1, ओके। अब कुछ खबरें इकोनॉमी से आपके लिए बिल्कुल खास कुछ यहाँ पे न्यूज़ हैं। यहाँ पे जैसे GDP को लेकर नई सीरीज बनाई गई है एंड ये सरकारी सीरीज नहीं है, जो NIPFP है, एक जैसे आपको पता है एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। अगर आप जाओगे ऑडिट अकाउंट सर्विसेज वगैरह में या फिर बहुत सी और सर्विसेज में NIPFP में आपकी ट्रेनिंग होगी फरीदाबाद में, तो इसीलिए एक मतलब सरकारी एक संस्था है एंड जो यहाँ पर बच्चों को जो बहुत से ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है अबाउट फाइनेंस एटसेट्रा, पब्लिक पॉलिसी वगैरह के लिए। तो यहाँ पे इनके प्रोफेसर्स ने एक सीरीज जारी की है। जैसे आपको पता है कि अभी जैसे हमने GDP कैलकुलेट करने के तरीके में बदलाव किया था, तो उस तरीके के बदलाव के चलते अगर कहते देखा जाए हमारी जो प्रीवियस वाली GDP थी उसकी क्या ग्रोथ रेट थी, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करने की ट्राई की है, प्रीवियस ईयर्स की निकालने की ट्राई की। उन्होंने बताया कि 2011-12 में हमारी ग्रोथ रेट 10% को भी क्रॉस कर गई थी, 10.5% के आसपास थी। तो इससे थोड़ा सा पॉलिटिकल जो वहाँ पे जो काफ़ी गर्मा आ गया है, इसलिए न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी ये यहाँ पर। लेकिन उसके बियॉन्ड देखिएगा UPSC के पॉइंट से, तो कुछ उन्होंने क्या किया, जो प्रोफेसर्स वगैरह ने जिन्होंने ये नई GDP सीरीज दी है, जिससे पता लगा कि ग्रोथ रेट काफ़ी हाई थी ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो उसमें क्या उन्होंने कुछ आइटम्स को रीएलोकेट किया एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, एंड इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है प्रोडक्शन शिफ्ट अप्रोच, ठीक है। प्रोडक्शन शिफ्ट अप्रोच अगेन किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो लेकिन हमारा ब्रॉडर एजेंडा क्या यहाँ पे बताना कि हमारे जो जितनी सीरीज अभी 2015 से आगे की हमारे पास डेटा अवेलेबल था जो नई सीरीज के साथ, उसको पीछे भी देखा जाए तो अब वो पीछे वाला भी अवेलेबल करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये सरकारी सीरीज नहीं है, ये प्रोफेसर्स का कुछ काम है, प्रोफेसर्स ने अपनी रिसर्च करके ये डेटा निकाला है। तो गवर्नमेंट का डेटा कौन निकालता है, गवर्नमेंट का डेटा निकालता है CSO, जो GDP का डेटा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब इकोनॉमी से जुड़ी कुछ खबर थी, EPFO ने बताया कि बहुत सी कुछ जॉब्स हुई हमारे देश में क्रिएट हुई हैं, 47 लाख के आसपास, जिसमें से EPFO में आके लोगों ने एनरोल किया। क्या होता है आपको यही बताने के लिए न्यूज़ है कि EPFO वगैरह क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो मेंस वाले बच्चे अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, ये है कि जो बहुत सारी एनरोलमेंट्स हुई हैं वो 18 से 21 साल के, एंड जो सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट्स हुई हैं EPFO में जो प्रोविडेंट फंड में, वो 18 से 21 साल के लोगों में हुई है। सेकंड नंबर पे 22 से 25 साल के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो बहुत जो नई जो युवा लोग हैं, वो जो यूथ है वो ज्वाइन कर रहा है वर्कफोर्स को, एंड अकॉर्डिंगली वो दिख रहा है कि जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो अब EPFO क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी फंड है ये। जैसे जो वर्कर्स हैं कौन से में, या तो ऑर्गेनाइज या सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनके पैसे मैनेज करता है, एंड ये 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाता है सरकारी। हमारी एक ऑलमोस्ट जो सरकारी एक संस्था ही बन जाती है EPFO, एंड इसमें जैसे एक तो प्रोविडेंट फंड स्कीम है ना, याद रखना ये, एंड अदरवाइज एक UPSC एग्जाम भी कंडक्ट करता है, जिसमें इसको क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो एक आपको असिस्टेंट कमिश्नर लेवल, जो कि आप IRS वगैरह के बाद भी लगते हो, तो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे आपको बैठाते हैं, APFC बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड जॉब। तो APFC का एग्जाम है तो पक्का भरिएगा, ठीक है। तो ये अब क्या करता है, अभी EPFO क्या मैनेज करता है, एक तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, एक एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम, या फिर एक एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, ठीक है। तो ये 3 स्कीमें चलाई जाती हैं, आपको पता होना चाहिए EPFO के द्वारा। आपको ये सवाल भी पेपर में पूछ सकते हैं, बहुत सारे इसमें अकाउंट्स हैं, बहुत सारा पैसा मैनेज करते हैं। EPFO इज़ द बिगेस्ट फंड इन इंडिया। एंड देन
उसके बाद इन्होंने पेरोल अपडेट करने का भी डेटा जो प्रोसेस शुरू किया, जिसके थ्रू पता लगता है कितने कितने नए लोग आए एंड अकॉर्डिंगली कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अब आगे पॉलिटी से जुड़ी हुई एक छोटी सी न्यूज़ कि सुप्रीम कोर्ट में केस था कि क्या राज्यसभा इलेक्शंस में हम नोटा यूज़ कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं नोटा किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। इनडायरेक्ट राज्यसभा की इलेक्शंस आर इनडायरेक्ट, तो वहाँ पे नोटा एप्लीकेबल नहीं है। नोटा इज नन ऑफ द अबव, ठीक है जी, कि हमें इनमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। ओके, तो ठीक है। अब एक और न्यूज़ है यहाँ पर, महादाई डिस्प्यूट। महादाई एक रिवर, मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ से कहाँ बहती है। तो महादाई जो डिस्प्यूट 80s में शुरू हुआ था, क्योंकि कर्नाटका से ये शुरू होती है रिवर, एंड वहाँ पर कर्नाटका ने डिज़ाइन क्या किया था कि हम थोड़े से डैम्स, कैनाल्स एंड बहुत से बैराजेस बना देंगे, तो ताकि हम उस पर, क्योंकि चाहते थे इरिगेशन वगैरह के लिए यूज़ करना महादाई के पानी को। लेकिन महादाई अब आगे मिल जाती है, गोवा में जाती है, बहुत से जो ट्रिब्यूटरीज ऐड होती हैं, महाराष्ट्र से भी ट्रिब्यूटरी आती हैं, तो वो गोवा में जाती है। गोवा ने फिर अकॉर्डिंगली कहा था कि अगर आप इस पर डैम वगैरह बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम खराब होगा, लोगों की डिपेंडेंसी है इस पर, तो वो खराब हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया जाए। उन्होंने फिर एक गुहार लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। एंड देन उसके बाद 2010 में ट्रिब्यूनल बनाया गया था, एंड गोवा ने कहा था कि हमारा इकोसिस्टम पे असर पड़ेगा, लोग भी डिपेंडेंट हैं इस पर। एंड देन महादाई के बारे में देखें तो ये वेस्टर्न घाट में शुरू होती है, एंड ये एक हमारे, क्योंकि जो जानना हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कर्नाटका में है, वहाँ से शुरू होती है। एंड वहाँ पर जो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट भी आपको पूछ सकते हैं ना कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से महादाई गुजरती है, या इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी नदी गुजरती है, न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए। एंड ये वेस्ट वर्ड फ्लोइंग है। वेस्ट वर्ड मतलब अगर देखें हम इंडिया, तो ये वेस्ट की तरफ जाती है एंड नॉट ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ नहीं जाती। जो हमारी बाकी मेजॉरिटी जो नदियां हमारे देश की वो ईस्ट में गिरती हैं, तो वेस्ट वर्ड फ्लोइंग है, एंड गोवा में जाकर ये अरेबियन सी में चली जाती है। एंड देन ये महाराष्ट्र से भी पानी रिसीव करती है। अकॉर्डिंगली अगर आप एक बार मैप देखें तो ये है कर्नाटका एंड ये है गोवा, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ से महाराष्ट्र से मलप्रभा के थ्रू होते हुए इसको मलप्रभा एंड इसको लिंक भी करने का प्लान हो रहा है, ताकि जो एक्सेस वाटर है जो रिवर्स का वो आपस में शेयर हो सके। तो ये महादाई का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ गुजरती है, ठीक है। देन एक और हमारे पास एक न्यूज़ है, दैट इज RCEP के से जुड़ी हुई रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 16 देशों के बीच में। तो 16 देश कौन से 10 तो एशियान के हैं। 10 एशियान के आपको बिल्कुल टोटल नाम याद होने चाहिए, कौन से कंट्रीज एशियान का पार्ट हैं। ये आपको 1000 बार यूपीएससी पूछ चुका है। इसके आगे यूपीएससी क्या पूछ चुका है कि इनके कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए, कहाँ कैपिटल्स को नॉर्थ से साउथ लगाओ, कैपिटल्स को ईस्ट वेस्ट लगाओ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। एशियान हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब एशियान की 10 कंट्रीज, एशियान का मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है दोस्तों, एशियान में इंडिया मेंबर नहीं है, ओके। एंड देन लेकिन एशियान एंड 6 और एशिया पैसिफिक कंट्रीज ने मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलाया हुआ है, जिसका नाम क्या रखा है, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हमने वीडियो में अपने इको के वीडियो में RCEP, जहाँ पे हमने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कवर किए हैं, RCEP भी कवर किया है, मैंने आपको और डिटेल में समझाया वहाँ पर। तो एशियान के 10, 6 ये वाले कौन से, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये मिलके बनाते हैं RCEP। मैप में देखें अगर तो चाइना भी देखो एशियान का मेंबर नहीं है, तो ये एशियान कंट्रीज, ठीक है जी, ये एशियान कंट्रीज, एंड देन इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया 3, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये 6। तो ये टोटल 6 कंट्रीज एंड 10 हमारी कौन सी, एशियान की 16 कंट्रीज मिलके बनाती हैं RCEP, ठीक है। देन अभी आज आपने देखा होगा अगर गूगल डूडल, तो इस्मा चुगताई के नाम का है, वो इस्मा चुगताई का जन्मदिन है, एंड शी रोट ऑन वेरियस इशूज़ इंक्लूडिंग कि कैसे धर्म को थोड़ा लिबरल बनाना चाहिए, किस तरह से थोड़े फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, थोड़े से मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग रखती है सोसाइटी की, लेफ्ट लीनिंग है, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में भी वो मेंबर थी, इंपॉर्टेंट मेंबर। तो अकॉर्डिंगली इनके बारे में अगर थोड़ा जान लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पेपर में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिनके गूगल डूडल बने थे एंड अकॉर्डिंगली सवाल पूछ लिए गए, ठीक है। तो कहाँ पैदा हुई एट्सेट्रा, तो उनके बारे में यहाँ पे बात है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी सपने लेते हो यूपीएससी के एंड कीप स्लीपिंग, अगर इफ़ यू कैन सी व्हाट आई मीन, ठीक है दोस्तों। तो करेंगे मेहनत बहुत ज़्यादा, एंड बाकी मिलते हैं अपने अगले मेंस की वीडियो में। QRS भी आपके सामने, प्रीमिक्स भी, एंड बहुत सारे और अपार कोर्सेज, फ़ायदा उठाओ एंड रैंक लो। लंबी जर्नी है, साथ चलेंगे, थोड़ा काम थोड़ा ज़ोर से मेहनत से करेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।